नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। सामने जो लिखा हुआ है वो आप लोगों के सानिध्य और प्रेम का परिणाम है। 100वें वीडियो में हम लोग एक साथ हैं और ये सकारात्मक विचारधारा ये मंजिल की ओर पहला कदम है। बहुत आसानी से हम यहाँ पहुँच गए क्योंकि आप लोगों का लगातार व्यू मिलता रहा, आप लोगों के सजेशंस मिलते रहे, तो बहुत सारा धन्यवाद सबसे पहले आप सब व्यूअर्स को। इसके अलावा जो भी गुरु जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने प्रेरणा दी, जिन्होंने तकनीकी सहयोग दिया, उन सब का बहुत सारा धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की बातचीत को और इस बातचीत में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद के परिदृश्य में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद से ही 1857 की क्रांति के बाद से ही अंग्रेज़ों का दमन चक्र लगातार चल रहा था और उसका सबसे बड़ा परिदृश्य जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमें देखने को मिला। 1857 में जो कुछ हुआ वो संगठित नहीं था, उस समय भारतीय लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे और इस वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं लिया गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अगर मर गई हैं, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क लोगों पर नहीं पड़ता। परंतु अब लोग शिक्षित हो चले हैं, लोगों में जागरूकता आ चुकी है और बहुत सारी क्रांतियां जो विश्व के विभिन्न भागों में दिखाई देती हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम जो दिखाई देते हैं, वहाँ से प्रेरणा प्राप्त भारतीय अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घटना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर एपीजे टेलर की बात, एक राइटर रहे एपीजे टेलर, इन्होंने ये कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो ऐसी एक घटना थी जिसने भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य से विमुख कर दिया। ये बहुत बड़ी लाइन है अगर हम समझने की कोशिश करें। अगर आप देखेंगे तो 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध चला और इस विश्व युद्ध के बाद हम लोग अपेक्षा ये कर रहे थे कि इंग्लैंड जैसे ही ठीक स्थिति में आएगा, संभवतः वो भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान कर दे और स्वतंत्रता ना भी दे तो कम से कम इतना ज़रूर दे दे कि भारतीयों की मुख्य स्थिति शासन प्रशासन में दिखाई दे, उनके दुख दर्द को समझा जाए, उनकी समस्याओं को अंग्रेज़ कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश करें। और उसके उम्मीद के बिल्कुल विपरीत यदि आप जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते हैं तो ये कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं था। इस बात से लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और यूँ कहिए बहुत आक्रोशित हैं। इस आक्रोश की पराकाष्ठा जो है वो ये दिखाई देती है कि पूरे भारत में अब इस तरह की गतिविधियां और ज़्यादा होने लगी जहां हिंसात्मक संदर्भ को स्वीकार किया जाने लगा और एक डिमांड जो दिखाई देती है वो ये कि एक बड़ा आंदोलन, एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन विकसित हो और उस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ों के सामने अपने प्रस्ताव रखे जाएं और जो भी आवश्यक मांगे हैं उत्तरदायी शासन के क्रम में वो रख दी जाए और उन्हें मनवा लिया जाए। इस तरह की कोशिश अब की जाएगी। परंतु यहीं पर एक बड़ा विषय बीच में निकल कर आया, उभर कर आया और वो था खिलाफत का विषय। आप लोगों ने सुना होगा खिलाफत आंदोलन के बारे में, और ये खिलाफत का जो विषय या खिलाफत आंदोलन था ये क्या सिस्टम है, एक बार हम बात कर लेते हैं। हम लोग ओरली इस चीज़ को समझें कि इस्लाम आया, इस्लाम के अंदर खलीफा का एक पद बना मोहम्मद साहब के बाद और वो धर्म प्रमुख के रूप में पूरी दुनिया में इस्लाम के धर्म प्रमुख के रूप में खलीफा को मान्यता प्राप्त थी और कहीं पर भी कोई शासक बनता था तो उसके पद को मान्यता प्रदान करने का काम भी खलीफा करते थे। तो उन्हें इतना महत्व प्राप्त था कि इस पद की गरिमा अभी भी थी, हालांकि उतना नहीं पहले जितना था। वो धार्मिक परिप्रेक्ष्य अब राजनीतिक हो चला था, खलीफा का पद भी राजनीतिक हो गया था क्योंकि तुर्की के सुल्तान को ही अब खलीफा माना जाता था। ठीक है, तो अब वो खलीफा थे। और अगर हम देखें तो रोमन साम्राज्य में 1453 में जो पूर्वी रोमन साम्राज्य पर तुर्कों ने अधिकार किया और तुर्की जैसा एक मजबूत राष्ट्र विकसित हुआ, उस तुर्की के शासक को खलीफा बना दिया गया। और अब जब यहाँ तुर्की पराजित होता है, पहले विश्व युद्ध में तुर्की जो है वो पराजित हुआ और जब तुर्की पराजित हुआ तो
वो पिछली हारों का बदला लेने के लिए, पिछली पराजयों का बदला लेने के लिए इंग्लैंड और उसके साथियों ने ये प्लानिंग किया कि इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं जो बहुत संगठित स्वरूप में तुर्की को अपना आदर्श मानती हैं या तुर्की को अपना नेतृत्व मानती हैं, तुर्की का ही विघटन कर दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह की गई कि तुर्की जो छोटे छोटे कई अलग अलग तरह के लोगों, यूँ कहिए छोटे छोटे राष्ट्रों से मिलकर बना था, या अलग अलग तरह के लोगों से, सर्ब लोग थे, काफ़ी तरह के लोग थे वहाँ पर, तो उन सब लोगों से जो एक संगठित स्वरूप दिखाई देता था, उस तुर्की के विभाजन की बात की गई और खलीफा के पद को समाप्त करने की बात की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा के पद को समाप्त करने और तुर्की के विभाजन की बात की गई, और इस वजह से पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं वो संगठित रूप से एक स्वर में कह रहे हैं कि खलीफा के पद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, और इससे जो आंदोलन विकसित होता है उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब खिलाफत आंदोलन भारत में भी विकसित होगा, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से जो इससे पहले ब्रिटिश साम्राज्य से पहले जो शासक थे वो मुग़ल थे, वो मुसलमान थे, और निश्चित रूप से जब मुसलमानों के स्थान पर ब्रिटेन के लोग आए तो यहाँ पर भी वो टकराव जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में था ही। तो यहाँ के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन को विकसित करने के लिए, अर्थात खलीफा के पद को समाप्त न किए जाने की मांग को लेकर ये आंदोलन किया, और इसलिए इस खिलाफत आंदोलन के तहत सबसे पहले अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। सबसे पहली बात जो इसके क्रम में हम बात करेंगे, तो इन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना किए जाने की बात की, और इसकी स्थापना की गई सितंबर 1919 में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना कब की गई? 1919 में सितंबर माह में। अब क्रम आगे बढ़ता है और अक्टूबर माह में हम देखते हैं कि 17 अक्टूबर को इन्होंने 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। और अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी और तिलक जैसा मुख्य नेतृत्व यहाँ पर क्या डिसीजन लेता है। देखिए, महात्मा गांधी इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे कि मुसलमानों को साथ लेकर ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है, और वो इस संगठन के बिल्कुल पक्ष में थे, और इसलिए महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। वैसे भी अगर आप थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाकर देखेंगे तो वहाँ लखनऊ समझौते के बाद से हिंदू मुसलमान संबंध जो थे, या यूँ कहिए कांग्रेस मुस्लिम लीग के जो संबंध थे वो बेहतर थे, और उस बेहतरी का फ़ायदा उठाने के लिए महात्मा गांधी और तिलक दोनों ने, आपको पता है तिलक भी आपको हिंसात्मक राजनीति में नहीं जाना चाहते, हिंसात्मक गतिविधियों में नहीं जाना चाहते, वो भी महात्मा गांधी के साथ समझौतावादी नीति पर चल पड़े हैं, और उन दोनों ने यहाँ पर जो प्लानिंग किया वो खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय था, और इन दोनों ने समर्थन दिया खिलाफत आंदोलन को। अगर मैं मुख्य दो नेताओं की बात करूं तो इस समय तिलक और महात्मा गांधी ही थे। दोनों ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। और आपको बताएं, दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने। आपको ध्यान रखना है, खिलाफत कमेटी की दिल्ली में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में नवंबर में इन्होंने अध्यक्षता की है। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने दिल्ली में यहाँ पर अध्यक्षता तक की है। अब खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ है या इसकी जो गतिविधियाँ हैं वो असहयोग आंदोलन का पूर्व परिदृश्य है, अर्थात वही नीतियाँ जो असहयोग आंदोलन में आगे जाकर हमको लागू करनी है उन्हीं को यहाँ पर यूँ कहिए कि स्टार्ट किया गया। अर्थात असहयोग की नीति अपनाई गई कि अंग्रेज़ों का असहयोग करेंगे, हम उनको सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, और वो बहिष्कार की जो नीति है वो असहयोग तक खिलाफत से होकर पहुंचती है। प्रश्न आया हुआ है, एक बार प्रश्न पूछा गया कि कौन सा आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन का आधार था, तो आधार खिलाफत आंदोलन है, और यही सीधा का सीधा मर्ज हो जाएगा असहयोग की गतिविधियों में। चलिए बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं की। आप देखिए यहाँ पर मोहम्मद अली, शौकत अली,
आप लोग जानते हैं इन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल बारी, मौलाना हसन, ये सारे के सारे मुख्य नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। हकीम अजमल खां का नाम भी आप इसमें शामिल कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हकीम अजमल खां। तो इन सब का योगदान रहा। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चले जाते हैं। देखिए, एक तो डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा गया था लंदन में खिलाफत संबंधी अपनी मांगों को लेकर। तो पहला जो शिष्टमंडल भेजा गया उसका नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर अंसारी ने किया। परंतु इंग्लैंड जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं था, वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया इन दोनों अली बंधुओं के नेतृत्व में, वो शिष्टमंडल भी फेलियर पर रहा, अर्थात वहाँ पर भी कोई ऐसा आश्वासन या सफलता जैसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई। और यदि हम बात करें तो ये शौकत अली जो थे ये तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सचिव थे और हसरत मोहानी जो थे वो अध्यक्ष थे। ये आपको फैक्चुअली ध्यान रखने हैं। सचिव कौन थे? शौकत अली। हसरत मोहानी जो थे वो अध्यक्ष थे। और हकीम अजमल खां एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभरे क्योंकि इन्होंने अपनी प्रसिद्ध हाजिम उल मुल्क की उपाधि लौटा दी। हाजिम उल मुल्क की उपाधि का परित्याग किया इन्होंने। ये प्रश्न पूछा जाता है, हाजिम उल मुल्क की एक महत्वपूर्ण उपाधि को इन्होंने लौटा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इनका भी बड़ा योगदान रहा। ये प्रश्न पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान इन्होंने ऐसा किया, तो खिलाफत आंदोलन के दौरान ये सब कुछ हुआ। अब खिलाफत आंदोलन के परिदृश्य को यदि हम ब्रीफ में सामने देखने की कोशिश करते हैं तो 1920 में इंग्लैंड और तुर्की, या यूं कहिए कि जीते हुए प्रदेशों ने तुर्की के साथ संधि की, जिसे सेवर्स की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस सेवर्स की संधि के द्वारा हालांकि खलीफा के पद को तो समाप्त नहीं किया गया, परंतु तुर्की का विभाजन किए जाने की स्वीकृति दे दी गई और यूं कहिए कि पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री तुर्की का दमन करने की कोशिश की गई। और अगर बात करें खलीफा के पद की तो आपको बता दें 1924 में जो कमाल पाशा थे, तुर्की के जो शासक थे कमाल पाशा, उन्होंने स्वयं खलीफा के पद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त घोषित कर दिया। तो जब इन्होंने घोषित कर दिया तो इस आंदोलन का अब कोई मतलब विशेष नहीं रह जाएगा। तो 1924 में खलीफा के पद को कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। अब इस खिलाफत आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गांधी सपोर्ट कर रहे हैं परंतु मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर परिदृश्य में नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये था कि खलीफा के पद का अब कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है और ये आंदोलन जो है इसकी कोई संगठित विचारधारा नहीं है, इसका कोई संगठित आधार नहीं है और इस वजह से इसमें शामिल होना उन्हें सूटेबल नहीं लगा। उन्होंने यहाँ पर अपने आप को शामिल नहीं किया। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन का एक मुख्य भाग नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य के रूप में रहे हैं, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता भी कर चुके थे अब तक, परंतु यहाँ पर वो खिलाफत के प्रश्न पर इनके साथ संगठित नहीं है। ठीक, तो ये हुआ हमारा खिलाफत आंदोलन का संदर्भ और यही आगे जाकर मर्ज हो जाएगा असहयोग आंदोलन में। यहाँ एक लाइन से मैं बातचीत को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के लिए कहा था कि हिंदू और मुसलमानों को संगठित रखने का ऐसा सुनहरा अवसर मुझे अगले 100 वर्षों तक भी प्राप्त नहीं होगा और इतनी संभावनाएं जब उन्हें लगती हैं तो वो निश्चित रूप से इस संगठन को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। और अब वो मुसलमानों को सहयोग दे रहे हैं तो अपने असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करेंगे। इस तरह की संभावनाएं गांधी यहाँ विकसित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के तुरंत बाद हम बात करते हैं 1919 के अधिनियम की, जिसे
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि मॉन्टेग्यू जो थे इस समय भारत सचिव थे, इनकी घोषणा 20 अगस्त 1917 में पढ़ चुके हैं। चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे, ये भारत सचिव थे। तो ये 1919 का अधिनियम जो है वो जारी किया गया और लागू तो हुआ 1921 में। ये यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन सामने आ गई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखें कि यहाँ पर क्या अलग हुआ। तो आपको बताएं, यहाँ पर सिखों को और यूरोपीय लोगों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन के लाभ दिए जाने की बात की गई। इस बात को हम समझने की कोशिश करें, ये पहला पॉइंट है हमारा। हम लोग जानते हैं 1909 के अधिनियम में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पहली बार मुसलमानों को चुनाव में रिजर्वेशन दिया गया और उसी रिजर्वेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने सिखों को और यूरोपियों को भी, यूरोपीय लोगों को भी, ईसाइयों को भी यहाँ कुछ रिजर्वेशन दिया है, रिजर्व सीटें प्रदान की हैं और इस तरह से इन्होंने सांप्रदायिकता का जो जहर घोला था उसको और बढ़ा दिया। अब आप लोगों को याद कैसे करना होगा, हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो भैया हिंदू को तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, यहाँ पर मुस्लिम को मिल चुका है, सिख और ईसाई को यहाँ मिल जाएगा। मुस्लिम को मिला 1909 में और 1919 में सिख और ईसाई अर्थात सिख और यूरोपीय लोगों को भी निर्वाचन में आरक्षण की स्थिति प्रदान की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष अगर देखें तो यहाँ पर पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। वैसे आपको बता दें यहाँ पर वयस्क मताधिकार नहीं है। आप कहें कि 18 वर्ष या 21 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को मताधिकार प्राप्त था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक निश्चित धनराशि टैक्स के रूप में देने वाले जो लोग थे वही मताधिकार के दायरे में आते थे, जिनकी संख्या कुछ 13% के आसपास रही और महिलाओं को मताधिकार जरूर पहली बार यहाँ दे दिया गया। इससे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ये 1919 के अधिनियम की एक बड़ी विशेषता रही। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पक्ष निकल कर आया और वो था प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, और ये क्या होता है इसको हम देख लें। आपको बता दें द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में हुई थी और वहाँ पर एक प्रारंभिक स्तर का द्वैध शासन देखने को मिलता है, परंतु यहाँ अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा एक प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना की गई। और द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, इस यहाँ को समझने की कोशिश करेंगे हम। द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। ठीक है, इस दोहरे शासन में किस तरह की स्थिति है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि द्वैध शासन जो है वो लियोनिस कर्टिस की देन है। लियोनिस कर्टिस को इसका प्रणेता माना जाता है। अब यहाँ पर जो द्वैध शासन है वो किस तरह का है, भारतीय लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमको शासन प्रशासन में स्थिति मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, और उन अधिकारों को देने के लिए एक ऐसा ड्रामा विकसित किया गया जिसे द्वैध शासन नाम दिया गया। दो तरह के सब्जेक्ट्स बनाए गए, एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। दो तरह के सब्जेक्ट्स बनाए गए, रिजर्व और ट्रांसफरेबल। आरक्षित और हस्तांतरित दो तरह के विषय बनाए गए। ये जो आरक्षित विषय थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पर रेलवे है, यहाँ वित्त है, यहाँ पुलिस है, पुलिस प्रशासन है। ये सारे जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं वो तो आरक्षित है। और यदि मैं कहूँ शिक्षा चिकित्सा, सफाई या पंचायती या स्थानीय स्वशासन, ये सब कुछ हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। अब ये आरक्षित और मुख्य विषय जो हैं ये तो रखे गए गवर्नर जनरल के पास, या यूं कहिए वायसराय के पास,
इस पर तो पूरा नियंत्रण है किसका, वायसराय का। और भारतीयों को हस्तांतरित विषय दे दिए गए मजाक के तौर पर। मजाक इसलिए कह रहा हूँ मैं इस बात को क्योंकि आपको दिया क्या, आप कह रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं, बोला आपका सब्जेक्ट है। चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी नहीं, जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं वो सारी की सारी शिकायतों वाले क्षेत्र आपको दे दिए गए, जिसमें अधिकार कम है, कर्तव्य ज़्यादा है। और इस हस्तांतरित विषय का अभिप्राय क्या, ये भारतीयों को दिया गया सब्जेक्ट था या भारतीयों को इस पर अधिकार प्राप्त हुए, परंतु ये भी अंतिम निर्णय और अंतिम स्थिति जो थी, इनमें कोई भी बड़े अधिकारों की बात हम कहें या बड़े कोई निर्णयों की बात करें या किसी निर्णय को पलटने की बात करें, तो ये सारे राइट जो हैं अंतिम रूप से किसके पास है, अधिकार किसके पास है, वायसराय के पास है। अर्थात जब ये लगे कि ये विषय जो है, ये ऐसा कोई अधिनियम कानून जो बनाया जा रहा है या कोई नई धारा विकसित की जा रही है, तो वो धारा राष्ट्रीय स्तर की है, महत्वपूर्ण स्तर की है, तो वो फिर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो वायसराय के पास चली जाएगी। इसका मतलब भारतीयों को यहाँ नाम मात्र को अधिकार है, अधिकार मूलतः प्राप्त नहीं है। तो ये है द्वैध शासन का एक फर्स्ट फॉर्मेट। तो द्वैध शासन विकसित किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। और ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। बाकी अधिनियम पढ़ेंगे तो डिटेल होगा ही इसका, बहुत सारी बातें आएंगी, विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सिखों और यूरोपियंस को सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत कुछ अधिकार दिए गए, महिलाओं को मताधिकार दिया गया और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना पहली बार आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये 1919 के अधिनियम से विकसित हो गई। ठीक है, तो ये हमें यहाँ तक कवर कर लेना है और इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की, असहयोग आंदोलन। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।